आज से 2 साल पहले दुनिया में बिजली आनी बंद हो गई थी। सारे पैसे की कीमत रद्दी पेपर जैसे कि हो गई थी। एक पानी की बोतल की कीमत $2500 थी। करोड़पति आदमी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चावल के बदले बेच रहे थे। कहानी टोक्यो के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। सुजुकी फैमिली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहा करते थे। उनके लिए गैजेट्स और बिजली से चलने सामान के बिना जिंदा रहना इम्पॉसिबल सा था। उस परिवार का मुखिया योशियुकी, जो कि ऑफिस में काम किया करता था और ऑफिस से आने के बाद वो अपना टाइम टीवी के सामने बिताया करता था। उसकी पत्नी मित्सु, जो कि एक जिंदा फिश को काटने से डर रही होती है, जिसको कि उसके फादर ने भेजा होता है। उसके फैमिली को ऐसे खाने की आदत नहीं होती। उसकी बेटी यूई अपना बहुत सारा टाइम अपने दोस्तों से फोन पे चैट करने में बिताया करती थी। उसका बेटा केंजी पूरे दिन हेडफोन पे गाने सुना करता था। मित्सु अपने हस्बैंड से टीवी बंद करने के लिए बोलती है ताकि वो कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ बिता सके, क्योंकि वो पूरे दिन मोबाइल और कंप्यूटर में घुसे रहते हैं और उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। पर योशियुकी मित्सु से कहता है कि वो थका हुआ है और सोने चला जाता है। अगली सुबह योशियुकी उठा। उसे समझ में नहीं आता कि क्या टाइम हुआ है। वो देखता है कि अलार्म क्लॉक बंद पड़ी है। घर की सारी घड़ियां बंद पड़ी थी। पूरे फ्लैट में बिजली नहीं होती। फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना सड़ चुका था। उसके बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि उनके फोन और लैपटॉप चार्ज नहीं होते। इसके बावजूद भी सारे फैमिली मेंबर्स अपने काम की तरफ चल देते हैं। बिल्डिंग की लिफ्ट भी बंद पड़ी होती है। वहाँ के लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। योशियुकी ट्रेन से ऑफिस जाने के लिए स्टेशन पे पहुंचता है, पर वहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। रोड पर सारी गाड़ियां और बसेस बंद पड़ी होती हैं। सिर्फ साइकिल का यूज करके ही कहीं आया जाया जा सकता था। बिल्डिंग में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि 20 साल बाद इतनी देर के लिए बिजली कट कर दी गई है। ये खबर फैल जाती है कि पूरे टोक्यो शहर में बिजली नहीं है। औरतें रात के लिए मोमबत्ती और खाना खरीदने के लिए मार्केट की तरफ भागती हैं। इधर योशियुकी पैदल ही ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ पर भी लाइट नहीं होती। सारे कंप्यूटर्स बंद थे। यूई के स्कूल और केंजी की यूनिवर्सिटी की भी सेम कंडीशन थी। मित्सु मार्केट पहुंचती है। वो वहाँ से बहुत सारी मोमबत्ती और पानी की बोतल खरीदती है, पर चेकआउट की लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है क्योंकि बिना लाइट के बिलिंग मशीन और कार्ड मशीन काम नहीं कर रहे थे और सारे एटीएम भी बंद पड़े थे। इधर योशियुकी और उसके कोवर्कर पूरे दिन इसी उम्मीद में ऑफिस में बैठे रहते हैं कि लाइट जल्दी ही वापस आ जाएगी। ऑफिस से वापस आते समय योशियुकी अपने लिए एक साइकिल खरीद लेता है ताकि वो ऑफिस आ जा सके। रात के समय पूरी फैमिली मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर डिनर कर रही होती है। उन्हें ठीक से नजर भी नहीं आ रहा होता। उन लोगों के पास हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं होता, पर मित्सु जैसे तैसे करके एक बाल्टी पानी का इंतजाम करती है। खाना खाने के बाद मित्सु बालकनी में खड़ी होकर तारों को देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में सब बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। 3 दिन बिना बिजली के बीत जाते हैं। अगली सुबह मित्सु हाथों से काम कर पानी से कपड़े धोती है। योशियुकी का बॉस सारे स्टाफ को लाइट वापस आने तक घर रहने के लिए बोलता है। उनका बॉस उनसे कहता है कि इस प्रॉब्लम में सबसे मुश्किल काम है जिंदा रहना। योशियुकी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है ताकि वो शहर से बाहर जा सके। उसका बॉस भी अपनी फैमिली के साथ उस शहर को छोड़कर खाना और पानी की तलाश में जा रहा होता है। मित्सु पानी भरने के लिए पब्लिक पंप पर जाती है, जहाँ पर पहले ही बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वहाँ के काम करने वाले लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ का पानी खत्म हो चुका है। लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ योशियुकी बैंक की तरफ जा रहा होता है ताकि बैंक से पैसे निकालकर शहर छोड़कर जा सके। वहाँ पहुंचकर वो लोगों की भीड़ देखता है। धक्का मुक्की में योशियुकी गिर जाता है और उसकी नाक में चोट लग जाती है। 7 दिन में सुपरमार्केट में से सारा सामान खत्म हो चुका था। स्कूल कॉलेज खाली पड़े थे। बिल्डिंग में रहने वाले लोग मीटिंग करते हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि लाइट क्यों नहीं आ रही और क्या दूसरे शहरों का भी यही हाल और ये प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी। उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर जल्दी ही लाइट वापस नहीं आई तो सब लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। पर वहाँ बैठे कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो 1 महीना और बिजली वापस आने का इंतजार करेंगे। वो लोग शहर छोड़ने वालों को भगोड़ा बोलने लगे। कुछ दिनों बाद सुजुकी फैमिली के एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। इस हादसे से वो लोग टूट जाते हैं। योशियुकी हालात नॉर्मल होने तक अपनी फैमिली के साथ मित्सु के फादर के पास कागोशिमा गांव जाने का फैसला करते हैं। योशियुकी प्लान बनाता है कि वो साइकिल से पास के एयरपोर्ट तक जाएगा और वहां से प्लेन में सफर करेंगे। कागोशिमा पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है। यूई गांव में नहीं जाना चाहती थी, पर उसे अपने फादर की बात माननी पड़ी। यूई अपना बैग पैक करती है और उसका भाई अपने सारे गैजेट पैक कर लेता है ताकि लाइट वापस आने पर उन्हें यूज कर सके। वो लोग अपने पास रखे सारे पैसे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इस पैसे से प्लेन के टिकट खरीद भी पाएंगे या नहीं। मित्सु अपनी सेविंग्स निकाल के लेके आती है जिससे कि हवाई जहाज के टिकट खरीदे जा सके। अगली सुबह वो लोग जल्दी उठकर चुपचाप बिल्डिंग छोड़कर जा रहे होते हैं ताकि किसी को पता न चले। योशियुकी अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, पर यूई योशियुकी से कहती है कि सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल खराब आपकी है। इस बात को लेकर उन लोगों में झगड़ा होने लगता है। उन लोगों के पास सिर्फ 3 साइकिल होती है। वो जैसे तैसे करके उन 3 साइकिलों पर बैठकर शहर छोड़कर चल देते हैं। मित्सु योशियुकी से कहती है कि बचपन से तुमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, पर इस ट्रिप पर अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना। उनकी फैमिली एक शॉप पर रुकती है ताकि
ताकि वहाँ से खाना और पानी का सामान खरीदा जा सके। पानी की एक बोतल की कीमत 2500 येन होती है। वो लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी वो लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहा होता है। इस आदमी को देखकर यूई को घिन आ जाती है। थोड़ी देर में वो सब लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। प्लेन भी उड़ान नहीं भर रहे थे। पुलिस लोगों की भीड़ को एयरपोर्ट की दीवारों से दूर कर रही थी। गुस्से में भरी एक औरत पुलिस पर हमला कर देती है। कुछ लोग दीवार फांदकर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करते हैं। सुजुकी को समझ में आ जाता है कि यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है और वो लोग रात एक होटल में गुजारते हैं। खाना खाते वक्त ये अपने फादर से कहती है कि उन्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, पर उनका पापा कहता है कि वो लोग साइकिल से कोकोशिमा जाएंगे। यूई डर जाती है और रोने लगती है। मित्सु को भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो लोग साइकिल पे इतनी दूर जा पाएंगे, पर इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब उन लोगों को एक साइकिल और रास्ते में खाने पीने के लिए सामान चाहिए था। अगली सुबह केंजी और यूई को सुपरमार्केट में एक चिल्ड्रन मैप पड़ा हुआ मिलता है और उन्हें ये पता चलता है कि कोकोशिमा पहुंचने में उन्हें 1 महीना लग जाएगा, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि एक दुकानदार के पास एक साइकिल खड़ी है, पर वो इस साइकिल को खाने और पानी के सामान के लिए ही बेचेगा। मित्सु उस साइकिल को 2 पानी की बोतल और एक चावल के बैग और 2 शराब की बोतल खरीद लेती है। शाम तक उनका परिवार दूसरे शहर में पहुंच जाता है और यहाँ भी बिजली नहीं होती। उनकी फैमिली एक बंद पड़े हुए म्यूजियम के बाहर रात गुजारने का फैसला करती है। सब लोग सो रहे होते हैं, तभी केंजी उठ जाता है और देखता है एक आदमी उनकी पानी की बोतल को चुरा रहा होता है। वो आदमी केंजी को देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। केंजी उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो आदमी इस पानी को अपने छोटे बच्चे को पिला रहा होता है। केंजी वापस अपनी फैमिली के पास आके सो जाता है। अगली सुबह वो लोग चल देते हैं। उनको एक बहुत बड़ी अंधेरी टनल को पार करना होता है। टनल के बाहर कुछ औरतें बैठी होती हैं, जो कि टनल पार करने वालों को पानी की बोतल और जरूरी सामान दे रही होती हैं। सुजुकी फैमिली उनकी हेल्प लेने से मना कर देती है। जैसे ही वो टनल में एंटर करते हैं, वहाँ पर मरे हुए जानवर की बदबू और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती है। सुजुकी फैमिली वापस टनल के बाहर आती है और उन औरतों की हेल्प लेती है। 16 दिन बीत चुके होते हैं। वो लोग एक नदी के किनारे रुकते हैं। उनका पानी खत्म हो चुका था। योशियुकी नदी का पानी पीने चला जाता है। सब लोगों के मना करने के बाद भी योशियुकी उस नदी से पानी पी लेता है। वो लोग आगे की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर तूफान आ जाता है। वो लोग अपनी साइकिल को छोड़कर एक ब्रिज के नीचे जाकर छिप जाते हैं। उनका सारा सामान तूफान में इधर उधर उड़ जाता है। दूसरी तरफ योशियुकी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तूफान रुक जाता है। सब लोग बचा कुचा सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। केंजी की साइकिल तूफान में पंचर हो जाती है। यूई का चश्मा टूट चुका था और चावल के बैग भी फट चुका था। योशियुकी को गंदा पानी पीने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाता है। उसके बच्चे नजदीकी सुपरमार्केट की तरफ आते हैं। वहाँ पर उन लोगों को डिस्टिल वाटर की बोतल, ग्लू, कैट फूड और फ्लेयर मिल जाता है। दूसरी तरफ योशियुकी को होश आता है और वो लकड़ी घिसकर आग लगाने की कोशिश करता है। यूई और केंजी वापस आ जाते हैं। वो लोग कैट फूड खाने की कोशिश करते हैं, पर यूई को उल्टी लग जाती है। पर 20 दिन के बाद उन लोगों को कैट फूड खाने की आदत पड़ चुकी थी। फिर बाद उन्हें एक और फैमिली मिलती है, जो कि सुजुकी फैमिली से कहीं बेहतर तरीके से सरवाइव कर पा रहे थे। वो लोग ताश खेल रहे होते हैं। वो सुजुकी फैमिली से कहते हैं कि आप टेंशन मत लो और उन्हें बताते हैं कि वो लोग पहाड़ का पानी पी सकते हैं और कुछ प्लांट्स को भी खा के जिंदा रहा जा सकता है, जिसे सुनकर उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। वहाँ एक बच्चा सुजुकी फैमिली का फोटो क्लिक करता है और उनसे बोलता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये फोटो वो उन्हें पोस्ट करेगा। वो लोग आगे एक शहर की तरफ इस उम्मीद से चल देते हैं कि शायद वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। 43 दिन बीत चुके हैं। वो लोग उस बड़े शहर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ भी लाइट नहीं होती। उस शहर का बहुत बुरा हाल होता है। यूई की हिम्मत टूट जाती है और वो गलत फैसला लेने के लिए अपने फादर को जिम्मेदार ठहराती है। केंजी और मित्सु अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। योशियुकी जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक्वेरियम की तरफ चल देते हैं। वहाँ काम करने वाले लोग मछलियों को पकड़कर लोगों को खिला रहे होते हैं। योशियुकी की फैमिली भी लाइन में लग जाती है, पर उनका नंबर आते आते खाना खत्म हो जाता है। योशियुकी खाना बांटने वाले के पैरों में लेट जाता है कि कम से कम उसके बच्चों के लिए खाना दे दो, पर सारा खाना खत्म हो चुका था। 67 दिन बीत चुके हैं। वो लोग आगे की तरफ चलते हैं। उन्हें खेत के बीच में एक पिग दिखाई देता है। वो सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद योशियुकी उस पिग को मार देता है, पर उनमें से किसी को भी उसे काटना नहीं आता था। तभी वहाँ पर एक तकाशी नाम का एक बुढ़ा किसान आता है। वो सुजुकी फैमिली को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर वो लोग पेट भर कर पानी पीते हैं। वो किसान उनसे कहता है कि सारे पिग फार्म से भाग गए हैं। अगर सुजुकी फैमिली उन पिग्स को पकड़ने में किसान की हेल्प करेगी तो वो उन्हें अपने घर में रहने देगा। सुजुकी फैमिली के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और वो लोग मान जाते हैं। वो बूढ़ा किसान उन लोगों को बहुत सारा खाना खाने को देता है। उसके बाद सुजुकी फैमिली किसान के साथ मिलकर उन पिग को पकड़ लेते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, पर थोड़ी देर बाद उन्हें ये काम अच्छा लगने लगता है। सुजुकी फैमिली पूरे दिन खेत में काम करते और रात को आराम से नहाकर सो जाते। उन्हें ये करके बहुत मजा आता है। वो किसान सुजुकी फैमिली को पहनने के लिए साफ कपड़े देता है। रात को सोते हुए मित्सु अपने पति का हाथ पकड़ती है, जिसका मतलब था कि उसने अपने पति को माफ कर दिया है। उन लोगों को वहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। अब वो खेती बाड़ी के काम को भी सीख चुके थे। वो किसान उन्हें अपने साथ रहने
के लिए कहता है, पर तभी योशियुकी बोलता है कि मित्सु के फादर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें कागोशिमा जाना पड़ेगा। वो किसान उन लोगों को रास्ते के लिए बहुत सारा खाना देता है। वो लोग वहाँ से आगे की तरफ चल देते हैं। उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। 3 दिन बाद वो लोग एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस नदी पर कोई पुल नहीं था। योशियुकी बिना देर लगाए किनारे पर पड़े कबाड़ से एक राफ्ट बनाना शुरू कर देता है। बाकी सब लोग भी उसकी हेल्प करते हैं। राफ्ट बनके तैयार हो जाती है। वो लोग अपना सामान उस राफ्ट पर रखकर नदी पार करने लगते हैं। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। यूई, मित्सु और बाकी सामान को दूसरे किनारे पर छोड़कर योशियुकी और उसका बेटा साइकिल को लेने के लिए वापस नदी पार करते हैं। बारिश ज्यादा होने की वजह से राफ्ट डूबने लगती है। योशियुकी सामान को बचाने की कोशिश करता है, पर साइकिल राफ्ट से गिरकर पानी में डूब जाती है। योशियुकी भी पानी में बह जाता है। बारिश रुकने के बाद केंजी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उस राफ्ट के मलबे में उसको अपने फादर की विक के सिवा और कुछ नहीं मिलता। उन लोगों को लगता है कि योशियुकी मर चुका है। 94 दिन बीत चुके हैं। वो लोग रेलवे ट्रैक के रास्ते से होते हुए कागोशिरा की तरफ जा रहे होते हैं। मित्सु रास्ते में पीछे रह जाती है। वो कुछ खा पी नहीं रही थी। यूई मीट खा रही होती है। तभी उसे एक डॉग दिखाई देता है। वो मीट का टुकड़ा उस डॉग को दे देती है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से कुछ डॉग यूई का बैग छीन लेते हैं। सुजुकी फैमिली उन डॉगों से लड़ती है। लड़ाई करते वक्त मित्सु नीचे गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। यूई और केंजी मित्सु को सहारा देकर आगे का रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं, पर वो कुत्ते उनका पीछा नहीं छोड़ते। उन लोगों को लगता है कि ये कुत्ते अब उनको खा जाएंगे। वो लोग थककर रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें रेल आने की आवाज सुनाई देती है। सारे कुत्ते रेल की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। वो रेल को रुकवा लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। उन्हें रेल में पेट भरकर खाना और पानी मिलता है। एक डॉक्टर मित्सु के पैर पर पट्टी बांध देता है। सब पहले से अच्छा फील कर रहे होते हैं, पर यूई और केंजी अपने फादर को याद करके रोने लगते हैं। दूसरी तरफ योशियुकी खुद को नदी के किनारे पड़ा हुआ पाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो थका हुआ होता है। वो जैसे तैसे चलकर रेल की पटरी के पास बने हुए खेत तक पहुंच जाता है। वो ट्रैक्टर का सहारा लेकर लेटा होता है। तभी उसे स्टीम से चलने वाले इंजन की आवाज आती है, पर उसके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं होती। तभी उसे याद आता है कि उसकी जेब में एक सिग्नल फ्लेयर है। वो फ्लेयर जला देता है। उसकी फैमिली उस फ्लेयर को देख लेती है और ट्रेन को रुकवा देती है। वो लोग अपने फादर के पास पहुंच जाते हैं। अब सारी फैमिली दोबारा एक साथ हो गई थी। योशियुकी अपनी यूविक फेंक देता है, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी सच्चाई में जीना चाहता था। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। उनमें आपस में प्यार काफी ज्यादा बढ़ चुका था। 108वें दिन वो लोग समुद्र के किनारे बसे गांव कागोशिमा पहुंच जाते हैं। मित्सु का फादर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। 2 साल 126 दिन बीत चुके हैं। योशियुकी एक मछुआरा बन चुका था। यूई को हाथ से कपड़े बनाने आ गए थे। मित्सु खेत में सब्जी उगाकर अपने फादर की हेल्प किया करती थी। वो सब लोग बहुत खुश थे। एक दिन योशियुकी को आवाज सुनाई देती है। वो कमरे में जाता है। वहाँ पड़ी हुई घड़ी का अलार्म बज रहा होता है। अचानक से रेडियो चलने लगता है। गाँव में लाइट आ चुकी होती है। उन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो लोग वापस शहर आ जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। पूरे जहां में 2 साल बिजली नहीं थी, पर इन सब के बीच में सुजुकी फैमिली की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। यूई और मित्सु एक साथ खाना बना रहे होते हैं। उनके परिवार को समझ में आ चुका था कि सब लोग साथ रहेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उनके सामने छोटी पड़ जाएगी। वो सब लोग मिलकर बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक पोस्टमैन आता है और उन्हें एक चिट्ठी देता है, जिसमें उनका वो फोटो होता है जो उस बच्चे ने खींचा था, जिसमें वो सारे एक साथ परेशान खड़े होते नजर आते हैं। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।